Moving on to the next program, that is a program to accept string from user using scanf and display using printf. देखिए अभी तक हमने इनपुट को एक्सेप्ट करने का और आउटपुट को डिस्प्ले करवाने का सिर्फ एक एक मेथड ही पढ़ा है, ठीक है, स्कैनफ एंड प्रिंटफ। तो स्कैनफ को यूज करके कैसे इनपुट ले सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती है, और प्रिंटफ को यूज करके कैसे डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली एक नेम का इनपुट लेना है और उसे डिस्प्ले करवाना है। प्रोग्राम इज प्रीटी सिंपल। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का नेम नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसका साइज 25 है, विच मीन्स ये 24 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है और एक हमारा नल कैरेक्टर है, /0 के लिए इंडेक्स जो है वो हमारा रिजर्व्ड है, फॉलोड बाय CLR STR। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंटफ की हेल्प से मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, दैट इज एंटर योर नेम, और स्कैनफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे इनपुट एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का अगर इनपुट ले तो चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना डेटा इनपुट करने वाले हैं। 25 साइज का एरे क्रिएट किया है, 24 कैरेक्टर्स सक्सेसफुली स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का नेम सिर्फ 10 कैरेक्टर्स का ही हो तो यहाँ फिर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम %c के बजाय %s को एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो स्कैनफ %s। अब हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ और हमारे एरे का नाम लिखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स के केस में अगर हम एड्रेस ऑफ को अवॉइड कर दें तो भी काम सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में एरे का जो नाम होता है वही उसका बेस एड्रेस भी होता है। ये हमने इंटीजर एरे के केस में भी देखा था। तो स्ट्रिंग में इनपुट एक्सेप्ट करते टाइम हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ को काम में नहीं लेते हैं। जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस नेम एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली मैंने डेटा को प्रिंट करवाया है, printf name %s एंड नेम। चाहे तो आप लूप चला के भी प्रिंटिंग करवा सकते हैं, 0 से लेके जब तक हमारा जो नेम ऑफ आई है वो /0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक भी काम कर जाएगा। फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करवानी है, और अगर एक साथ कंप्लीट डेटा को प्रिंट करवाना है देन इट इज %s। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। क्या प्रॉब्लम आता है हम वही देखने वाले हैं एग्जीक्यूट करके। नाउ मूविंग विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम है, एक बार इसे हम कंपाइल कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मुझसे नेम इनपुट करने के लिए कहा गया है, लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पे जॉन नेम इनपुट किया है। तो यहाँ पे होगा क्या, नेम के अंदर जॉन असाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो /0 है वो एंड में जाके इंसर्ट हो जाएगा। जब इसे प्रिंट कराएंगे तो देखिए नेम कोलन और हमारी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही, परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक वर्ड के केस में ये परफेक्टली काम करता है। मतलब क्या है, एक और बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ किसी एक इंसान का फर्स्ट नेम नहीं बल्कि उसका कंप्लीट नेम मैं इनपुट कर रही हूँ। तो मैंने जॉन विक यहाँ पे सपोज इनपुट किया है, तो नेम के अंदर ये कंप्लीट डेटा जाना चाहिए, 4 कैरेक्टर्स जॉन, देन स्पेस, देन 4 कैरेक्टर्स लास्ट नेम और एक हमारा /0। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर को प्रेस करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो गई, सिर्फ फर्स्ट नेम ही आउटपुट के तौर पे प्रिंट हो रहा है, सेकंड नेम जो लास्ट नेम है वो तो आया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो इनपुट एक्सेप्ट किया है वो है स्कैनफ की हेल्प से। स्कैनफ क्या करता है, अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके का वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर प्रोवाइड करवा देते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब स्पेस, टैब या फिर एंटर, तो ये क्या करता है, बस वहीं तक का जो, जहां तक इसे स्पेस नहीं मिल रही, जहां तक इसे टैब नहीं मिल रहा, जहां तक इसे एंटर नहीं मिल रहा, सिर्फ वहीं तक का वर्ड, वहीं तक का डेटा ये एक्सेप्ट करता है। तो अगर हमें सिर्फ एक वर्ड का इनपुट लेना है तो स्कैनफ परफेक्टली काम करेगा, लेकिन कभी भी स्ट्रिंग जो है वो हमेशा एक वर्ड की होगी ऐसा कोई रूल नहीं, वो ज्यादा भी हो सकती है। हम आगे जाके सेंटेंसेस रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो वहां पे स्कैनफ जो है वो परफेक्टली काम नहीं करता है। तो इसका एक ऑल्टरनेट फंक्शन है हमारे पास में, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। पर पहले आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट और क्यों प्रॉब्लम आ रही है वो समझ में आया।
स्कैनफ जो है वो सिर्फ वाइल्ड कार्ड ना मिलने तक डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद के सारे डेटा को ये रिजेक्ट कर देता है। तो इसी वजह से सिर्फ पहला वर्ड ही हमारे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो पाता है। तो अब बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट प्रोग्राम, इस वाले के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन या कुछ प्रॉब्लम? All right then, let's move with the next example. Now, moving on with the next example and the next type of function जिनको यूज करके हम स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं। देखिए %s का यहाँ पे मतलब है कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल %d के लिए इंटीजर होता है, %f का मतलब है फ्लोट है, %c का मतलब है कैरेक्टर है। सिमिलरली %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे अवेलेबल है विच इंडिकेट्स कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग हमारे पास में डेटा आ रहा है। तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों के टाइम पे हम उसे काम में ले सकते हैं। दैट इज %s। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। यूजर से इनपुट लेके हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे और उसे डिस्प्ले करवाएंगे। बट यहाँ पे अब हमारे पास में scanf और printf नहीं है, बल्कि गेट्स और पुट्स फंक्शन है। अब गेट्स और पुट्स फंक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इनको यूज करके आप इंटीजर या फिर फ्लोट या फिर लॉन्ग या डबल जैसी वैल्यूज का इनपुट नहीं ले सकते। सिर्फ स्ट्रिंग के लिए डिजाइन किया गया है, तो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर यानी कि कैरेक्टर एरे वेरिएबल के अंदर ही हम इनमें इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैरेक्टर में भी ये सक्सेसफुली काम नहीं करता है। मल्टीपल कैरेक्टर्स के केस में ये दोनों फंक्शंस काम करते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो हमारा बिल्कुल सेम है, बस स्कैनफ और प्रिंटफ की जगह हमने यहाँ पे गेट्स और पुट्स को काम में लिया है। तो स्टार्टिंग विद आवर प्रोग्राम, कैर नेम, नेम नाम का कैरेक्टर एरे मैंने क्रिएट किया है जिसका साइज 25 है, यानी कि 24 कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। फॉलोड बाय CLR एंड अ मैसेज दैट इज printf एंटर योर नेम। अब यहाँ पे इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए गेट्स नाम के फंक्शन को काम में लिया जाता है, और क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो इसके साथ में हमें किसी भी तरीके का फॉर्मेट स्पेसिफायर पास नहीं करना पड़ता। जब कोई चीज किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए ही बनाई गई हो तो उसका नेम बताने की जरूरत नहीं है। तो वही कंसेप्ट है, ये क्योंकि स्ट्रिंग के लिए ही बनाया गया है तो यहाँ पे %s जैसा कुछ नहीं आता है। हमें सिर्फ लिखना होता है हमारे एरे वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो इस नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। सेम गोज फॉर प्रिंटिंग पार्ट एज वेल। अब यहाँ पे पुट्स फंक्शन को हम काम में ले रहे हैं, और इस पुट्स के केस में भी हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम ही पास कर सकते हैं, यानी कि कैरेक्टर एरे का नेम ही पास कर सकते हैं। यूजुअली होता क्या है, डेटा को जब प्रिंट करवाते हैं तो कोई मैसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने प्रिंटफ में भी लिखा था। पहले हमने नेम लिखा, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा, और उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम लिखा। इस तरीके से चीजें काम करी। लेकिन पुट्स के अंदर कभी भी मैसेज वगैरह हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इस फंक्शन का सिर्फ एक ही वैल्यू हम पास कर सकते हैं, एक ही वैल्यू हम लिख सकते हैं, और वो कहलाता है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। अगर आप यहाँ पे मैसेज लिखने का ट्राई करोगे तो एरर आती है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू अगर हमें डायरेक्टली प्रिंट करवानी है विदाउट एनी मैसेज, वी कैन यूज पुट्स। लेकिन अगर हमें मैसेज भी प्रिंट करवाना है और हमारे वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, तो फिर वहां पे printf को काम में लेना होगा। तो अब से हम जितने भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, इनपुट लेने के लिए तो हम गेट्स को ही काम में लेंगे, लेकिन आउटपुट के लिए printf और पुट्स हम दोनों को काम में लेंगे साइमल्टेनियसली। तो इतना पार्ट सबको क्लियर है? एक बार इसका एग्जीक्यूशन और देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये। देखिए ये मेरा प्रोग्राम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम चाहे एक वर्ड दें या हम मल्टीपल वर्ड्स दें, दोनों के केस में ये काम करेगा। अब देखिए पुट्स के केस में मैसेज नहीं था। एक और बार अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो मैंने यहाँ पे जॉन विक और सेकंड भी दे दिया।
3 वर्ड्स का नेम दिया है। तो स्कैनफ के केस में तो क्या होता कि सिर्फ जॉन को एक्सेप्ट करता, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता, लेकिन जो गेट्स है वो कंप्लीट डेटा को होल्ड करने का काम करेगा। तो जॉन विक सेकंड कंप्लीट नेम हमारे पास में प्रिंट हो गया है। So these are the two methods to accept a string and to display. अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? Next example that we have is to calculate the length of a string. अब देखिए स्ट्रिंग एक्चुअली में है क्या? एक कैरेक्टर एरे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैरेक्टर एरे की लेंथ निकालना चाहती हूँ। लेंथ का सिंपली मतलब होता क्या है कि हम साइज कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का साइज अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है वेरिएबल का, तो हम क्या करते हैं? साइज ऑफ फंक्शन को काम में लेते हैं और उस पे वेरिएबल का नेम पास कर देते हैं। तो ये जो साइज ऑफ फंक्शन है ये क्या करेगा? हमारे कंप्लीट एरे का जो साइज है दैट इज 25, ये वो हमें रिटर्न करने का काम करेगा। मुझे एरे का कंप्लीट साइज नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे ये पता लगाना है कि एक्चुअली में यूजर ने कितने कैरेक्टर इनपुट किए हैं। अब किसी का नेम अगर 5 कैरेक्टर का है तो लेंथ 5 आना चाहिए, किसी का नेम अगर 15 कैरेक्टर्स का है तो लेंथ 15 आना चाहिए। तो साइज ऑफ और लेंथ के अंदर ही थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। साइज ऑफ हमें कंप्लीट वेरिएबल का साइज रिटर्न करेगा और जो लेंथ हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, वो लेंथ हमें उन कैरेक्टर्स की लेंथ प्रोवाइड करेगा जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है यूजर से इनपुट लेके। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास में दो मेथड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेम मेन को स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय वेरिएबल का क्रिएशन कैट str25। अब अगर मैं साइज ऑफ str लिखूंगी तो मेरे पास में यहाँ पे 25 बाइट्स रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर जो है वो एट अ टाइम सिर्फ 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए अगर 1 बाइट चाहिए तो 25 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 25 बाइट्स चाहिए होंगे। तो साइज ऑफ हमें 25 रिटर्न करेगा, वो नहीं चाहिए, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लेन वेरिएबल मैंने बनाया है और वन बाय वन इस str पे आइट्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए चेक करेंगे ना लॉजिकली क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए मैंने i नाम का एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉलोड बाय clr str। उसके बाद मैंने printf फंक्शन को काम में लिया है मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, दैट इज एंटर स्ट्रिंग। अब इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे गेट्स को काम में लिया है क्योंकि हमसे यहाँ पे कहा गया है कि हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। अब स्ट्रिंग में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि सिर्फ एक ही वर्ड होगा या सिर्फ दो ही वर्ड होंगे, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, हमें सारे डेटा को स्टोर करवाना है। तो विद द हेल्प ऑफ गेट्स वो काम आसानी से हो जाएगा, str के अंदर जो भी डेटा हम टाइप करेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का मैसेज प्रोवाइड नहीं करवाना, डायरेक्टली जो वैल्यू इनपुट की है बस उसको प्रिंट करवाना है। तो पुट्स के साथ में मैंने वेरिएबल के नेम को पास किया है, दैट इज str। अब यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करने के हमारे पास में दो मेथड्स अवेलेबल हैं। देखिए स्ट्रिंग के केस में हमारे पास में प्री डिफाइंड फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शंस हम बाद में करेंगे, पहले हम लॉजिकली सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग में सारे एग्जांपल्स जो हैं वो लॉजिकली हैं और बाद में कैसे प्री डिफाइंड को यूज करके इनकी लेंथ को हम कम कर सकते हैं वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। तो अब लॉजिकली भी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को दो तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड ये है कि स्टार्ट से लेके लूप चलाए कब तक, जब तक हम स्लैश जीरो के बराबर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि उतने ही लॉजिकली कैरेक्टर्स यूजर ने इनपुट किए हैं। तो i is equals to 0, str of I is not equals to slash 0 and I plus plus। Let's assume कि यहाँ पे यूजर ने हमें इनपुट किया है नेम या कुछ भी स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए कहा गया है, तो मैंने आरएन कॉलेज एज अ स्ट्रिंग इनपुट कर दिया। ठीक है, अब जीरो इंडेक्स से हमारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू करंटली 0 है। क्या जीरो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर अवेलेबल है नॉट इक्वल्स टू स्लैश 0? ऑफ कोर्स, जो स्मॉल a है वो स्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ के अंदर +1 कर दिया। अब ओरिजिनली यहाँ पे लेंथ के अंदर 0 मैंने असाइन करवा रखा है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। i का इंक्रीमेंट हुआ, अब i की वैल्यू बन गई 1।
तो इस str array के फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है नॉट इक्वल्स टू स्लैश जीरो, ऑफ कोर्स r जो है वो स्लैश जीरो के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, फिर से इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू बन गई 2, फिर से i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, अब i की वैल्यू भी 2 बन चुकी है। तो str के सेकंड इंडेक्स पे जो हमारे पास में कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्या वो स्लैश जीरो के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स हाँ, वो स्लैश जीरो और y का भी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर से लूप का स्टेटमेंट चलेगा, इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 3। अब ये सेम प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम स्लैश जीरो तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि ई के बाद वाले कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाते। तो ए से लेके ई तक का कंप्लीट लेंथ जो है वो हमारे पास में कैलकुलेट होके आने वाला है विद द हेल्प ऑफ लेंथ वेरिएबल। तो ये 5 कैरेक्टर्स, ये 6, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 हमारे पास में टोटल लेंथ आने वाला है इस लेंथ वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर लिया तो विद द हेल्प ऑफ अ मैसेज इसे प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब ये लेंथ जो है इट इज अ इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो पुट्स को यूज करके इसको प्रिंट नहीं करवा सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ही काम में लेना पड़ता है। तो अब इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए printf को काम में लेंगे। printf मैंने \n दिया है वरना फिर puts के साथ में डायरेक्टली ही मैसेज आने लग जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैसेज आए उसके लिए /n, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d, लेंथ, तो जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 13 है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 13, हमारे पास में कुछ इस तरीके का मैसेज आने वाला है। ये तो है हमारे पास में पहला मेथड। अब यहाँ पे एक और मेथड है जिसे हमने इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन फॉर लूप। अब ये सिंगल लाइन फॉर लूप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेस्ट में भी दिया था जिसमें बहुत से लोगों ने मिस्टेक्स की थी। देखिए सिंगल लाइन फॉर लूप का मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ लूप का स्टेटमेंट लिखा है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सिर्फ ये पार्ट इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके अंदर किसी तरीके के कोई स्टेटमेंट नहीं है, लूप की कोई बॉडी नहीं है, वो कहलाता है हमारा सिंगल लाइन फॉर लूप। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे काम कर रहा है वो देखिए। देखिए जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट्स मेंशन नहीं किए हैं तो हमारा लूप एक भी बार चलेगा ऐसा नहीं होता है। इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप काम करेगा। अब स्टेटमेंट्स नहीं है इसलिए एज सच हमारी स्क्रीन पर कुछ आउटपुट विजिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे सिंगल लाइन फॉर लूप को कैसे और क्यों काम में ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने किया है, स्टार्ट से लेके जब तक स्लैश जीरो नहीं मिल जाता तब तक लूप चलाया, इंक्रीमेंट किया, जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है आई के अंदर वैसे वैसे लेंथ के अंदर भी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अलग वेरिएबल को यूज करने के बजाय अगर मैं इस आई वेरिएबल को ही काम में ले लूं तो भी तो मुझे लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि ये भी स्टार्ट से लेके स्लैश जीरो तक जो हमारे पास में कैरेक्टर्स है उनको चेक करने का काम कर रहा है। तो जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होगी वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो हम बिना लेंथ वेरिएबल को क्रिएट किए भी यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of single line for loop। अब कैसे काम करता है वन बाय वन एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। जैसे हमने इसका देखा था i is equals to 0, of course 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, कब तक, जब तक हमारे पास में नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, यानी कि e तक का सारा डेटा चेक करना है। अब str ऑफ i यानी कि str ऑफ 0 यानी कि स्मॉल a नॉट इक्वल्स टू स्लैश जीरो, ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा i के अंदर प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू बन गई 1। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे कैरेक्टर है r, क्या वो स्लैश जीरो के इक्वल नहीं है, ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से i के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, इट बिकम्स 2। अब इसका सेकंड इंडेक्स चेक होगा, दैट इज y चेक होगा, तो अब यहाँ पे y भी इसकी इक्वल नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट हो गया 3। अब यहाँ पे a चेक होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर a भी स्लैश जीरो के इक्वल नहीं है, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, इट बिकम्स 4। अब n चेक होगा, n भी इसके इक्वल नहीं है, इट बिकम्स 5। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर स्पेस है, स्पेस भी स्लैश जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर से इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 6 बन गई। अब सेम प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक हम इस e तक नहीं पहुंच जाते। तो 6 यहाँ पे है, ये 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12, 13।
13 यहाँ पे i की वैल्यू होगी। जैसे ही यहाँ पे हम इंक्रीमेंट होके 13 पे पहुंचेंगे, अब उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स को ये चेक करेगा, तो अब /0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा लूप ओवर हो गया। ठीक है, लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब सिंपली लिखेंगे printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d फॉलोड बाय हमारा i वेरिएबल। तो यहाँ पे i के अंदर करंट वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो लेंथ है वो 13 ही आने वाली। तो आइदर ऑफ द टू मेथड्स हम किसी भी तरीके से लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए सेम प्रोग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, पहले लेन वेरिएबल को यूज करके एंड विदाउट यूजिंग लेन वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे सेम इनपुट प्रोवाइड करूं जैसे कि मैंने अभी ड्राइरन के केस में इम्प्लीमेंट किया, तो देखिए दोनों के केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 13 ही आ रहा है। सबसे पहले पुट्स की हेल्प से हमने यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाया था जो हमारे वेरिएबल के अंदर है। उसके बाद लेन वेरिएबल की हेल्प से लेंथ को कैलकुलेट किया और आई की हेल्प से हमने कैलकुलेशन करवाई। तो दोनों केसेस में मैसेज सेम थे और देखिए लेंथ भी सेम आ रही है। तो आइदर ऑफ द टू वेज आप दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली काम करेगा। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? द नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। अब सेम प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया था इंटीजर एरे के केस में, जहां पर हमने 10 वैल्यूज का इनपुट लिया था और फिर क्या किया था, एंड से लूप चलाया 0 इंडेक्स तक का और 1 बाय 1 वैल्यूज को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एंड से लूप चलाना है, लेकिन अगर एंड से लूप चलाएंगे 25th कैरेक्टर से तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूजर ने कंप्लीट सारा डेटा इनपुट किया हो। 5 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स, इवन 2 या 1 कैरेक्टर भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एक्चुअली में लॉजिकल कितने कैरेक्टर्स यूजर ने इनपुट किए हैं। फिर वहां से लेंथ -1 से लेके 0 तक का लूप चलाएंगे और 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे str नाम का एक कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है, जिसका साइज मैंने यहाँ पे 25 सेट किया है, फॉलोड बाय वेरिएबल का क्रिएशन। अब यहाँ पे 1 बाय 1 मुझे प्रिंटिंग करवानी है और मुझे यहाँ पे लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लेन वेरिएबल और आई वेरिएबल दोनों को क्रिएट किया है, फॉलोड बाय CLR SCR। अब यूजर से स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, तो printf एंटर स्ट्रिंग और इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए गेट्स str, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं और एक वर्ड भी हो सकता है। अब एक वर्ड के लिए अगर आप श्योर हैं तो scanf को काम में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर वे इट विल वर्क। अब जो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट की है, पहले मैंने उसे प्रिंट करवाया है ताकि मुझे पता तो पड़े कि रिवर्स ऑर्डर सही तरीके से आया है या नहीं। तो गेट्स एंड पुट्स ये करेक्ट ऑर्डर प्रिंट करेगा और जो लूपिंग है हमारी वो रिवर्स ऑर्डर में डेटा को प्रिंट करने का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्यों यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखूं, मैं एक ही स्टेटमेंट में काम कर सकती हूँ सिंगल लाइन फॉर लूप की हेल्प से। तो इसलिए मैंने सिंगल लाइन फॉर लूप की हेल्प से ही लेंथ को कैलकुलेट किया है और फिर उसको यूज करके डेटा की प्रिंटिंग करवाई है। तो for len is equals to 0, str of len not equals to 0 and len plus plus। मतलब स्टार्ट से लेके जब तक हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर्स चेक होने वाले हैं और लेन के अंदर इंक्रीमेंट होने वाला है। लेट्स अज्यूम कि यूजर ने जो डेटा इनपुट किया है दैट इज अजमेर, 0 इंडेक्स से चेक होना स्टार्ट होगा। 0 इंडेक्स पे a एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्या वो /0 के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, लेन के अंदर प्लस प्लस, लेन की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1। अब फिर से इंक्रीमेंट हुआ है तो हम str के फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं दैट इज j। अब j भी नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, कंडीशन अगेन ट्रू। यहाँ पे अब हमारे पास में 2 आ जाएगा एज अ लेन। फिर से इंक्रीमेंट होगा, इसका इंडेक्स अब हमारे पास में 2 आ चुका है, सेकेंड इंडेक्स पे m प्रेजेंट है, m भी इसके इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू। फिर से लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट, इट इज 3। अब सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम 8 तक नहीं पहुंच जाते, टोटल लेंथ हमारे पास में आएगी 5। लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमें एक्चुअली में लूप कहाँ से चलाना है, 4 से लेकर 0 तक का। अब
4 को कैसे ऑब्टेन करेंगे? जो भी लेंथ है अगर मैं उसमें -1 कर दूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरीके का लूप एग्ज़ीक्यूट किया है। फॉर i इज़ इक्वल्स टू लेन -1, लेन के अंदर है 5, 5 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 इंडेक्स से अब लूपिंग स्टार्ट होने वाली है। कहाँ तक चलाना है? जब तक हम 0 इंडेक्स तक नहीं पहुँच जाते। तो i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 4 से 0 तक जाना है तो 1 बाय 1 डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो 4, 3, 2, 1 और 0 पे पहुँचेंगे। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है printf परसेंट c str ऑफ i। तो स्टार्टिंग में i की वैल्यू क्योंकि 4 है और 4th इंडेक्स पर क्योंकि r प्रेजेंट है तो r प्रिंट होगा। किसी भी तरीके का स्पेस, टैब और स्लैश चिन्ह नहीं है, तो सारे कैरेक्टर्स एक के बाद एक कंटिन्यूअसली ही डिस्प्ले होंगे। I का डिक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 3। अब str के थर्ड इंडेक्स पे जो डेटा है यानी कि E वो प्रिंट होगा। फिर से I का डिक्रीमेंट इट बिकम्स 2। str के सेकंड इंडेक्स पर M प्रेजेंट है, वो प्रिंट होगा। फिर से I का डिक्रीमेंट यानी कि str के फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा प्रेजेंट है दैट इज J, वो प्रिंट होगा। फिर से डिक्रीमेंट यानी कि str के 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो प्रिंट होगा। फिर से डिक्रीमेंट ये -1 बन जाएगा। अब -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। हमारा लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और जो हमारी स्ट्रिंग थी वो अब रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल आ गई है। फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट बन गया है और लास्ट कैरेक्टर फर्स्ट बन गया है। So that's how you can actually reverse the string. तो अगर हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की अगर बात करते हैं, देखिए सेम प्रोग्राम है रिवर्स वाला जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ये कंपाइल, ये एग्जीक्यूट। सबसे पहले मैं अजमेर ही इनपुट कर रही हूँ। 5 लेंथ कैलकुलेट होगी, 4 से लेके 1 तक का लूप चलेगा और सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पुट्स को भी काम में लिया है, तो पुट्स क्या कर रहा है, पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का काम कर रहा है और जो लूपिंग इम्प्लीमेंट किया है वो रिवर्स ऑर्डर को प्रिंट करने का काम कर रहा है। एक और बार अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे अजमेर और राजस्थान इनपुट किया है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, इसकी कंप्लीट लेंथ कैलकुलेट होगी। n तक की लेंथ जो आ रही है वो कैलकुलेट होगी, यानी कि टोटल लेंथ हमारे पास में क्या है 15। 15 माइनस 1 यानी कि 14। तो 14th इंडेक्स से लेके 0 तक का लूप यहाँ पे चलने वाला है और सारे कैरेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। देखिए पहले n आ रहा है, फिर a, देन h, देन t, देन s, देन a, देन j, देन a, देन r। तो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में हमने प्रिंट करवाया है। तो आप जितने वर्ड चाहें उतने इनपुट कर सकते हैं, कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में डेटा प्रिंट हमारा हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन?